हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की आपको क्लासेस मिल चुके हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। ऑडिटिंग की मिल चुकी है। अकाउंटेंसी के वीडियोस भी आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। आज हम अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उनसे हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके एग्जाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक लेवल यानी पीएसयू में भी वो बेसिक लेवल ही पूछते हैं, मतलब वो आपके कंसेप्ट चेक करते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका कंसेप्ट पर फोकस होना चाहिए। चलिए, अगर आप अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के चैप्टर वाइज क्विजेस चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक है और आप वहां से इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एज एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है और जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। देखो, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यानी ये फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं उनको दिखाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं आवक भाड़ा, ठीक है ना। मतलब जब हम माल खरीद के अपने दुकान तक लाते हैं, अपनी फैक्ट्री तक लाते हैं, उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। देखो, तो वेजेस को भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गुड्स बनाने का खर्चा, और कैरेज इनवर्ड, इन तीनों को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। ये तीनों जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो वो कहां पर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो जवाब क्या होगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इसको हम कहां पर लेके जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो सही जवाब क्या होगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। चलिए, हु इज द ड्रॉअर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉअर कौन होता है? आहर्ता, या फिर समझ लो ड्रॉअर का मतलब क्या होता है? राइटर। देखो, समझना एक मिनट के लिए कंसेप्ट। दो लोग हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए है सेलर और ये है परचेजर। बी क्या है? परचेजर, ठीक है ना। इसने क्रेडिट पे सेल किया और ये क्रेडिट परचेज। तो यहां पर क्या होगा? क्रेडिट पर होना चाहिए। अगर कैश में हो गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्रेडिट पे हो रहा है। अब क्या होगा? ए कहता है बी को, बी, ए ने बी को उधार बेचा। अब ए कहता है बी को कि तुम मेरा पैसा दोगे। अच्छी बात है। बी कहता है मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ए कहता है पूरा भरोसा है तुम पे, लेकिन फिर भी बिजनेस बिजनेस है। तो इसने बोला कि चलो मैं तुमको एक चिट्ठी लिखता हूं। चिट्ठी का मतलब एक डॉक्यूमेंट पे लिखता हूं कि तुम मुझे या फिर मेरे कहने पर किसी और को एक निश्चित टाइम, जैसे मान लो 1 महीने के बाद पैसा वापस दे दोगे। तो ए जो है ये सेलर है, ठीक है। ये क्या बनेगा? ड्रॉअर। इसको बोलेंगे आहर्ता या फिर राइटर, ठीक है। अब बी क्या करेगा? उस पे साइन कर देगा, बोलेगा हाँ जी हाँ मैं मान गया, ठीक है। तो बी साइन करके दे देगा बी को। अब बी, देखो ए है ड्रॉअर, तो बी क्या हो जाएगा? ड्रॉई। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर। सिंपल सी बात है। तो ड्रॉअर ऑफ बिल कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन होगा? बताओ। पर्सन हु परचेजेस द गुड्स, जो परचेस कर रहा है। यहां बी परचेस कर रहा है तो क्या बी ड्रॉअर है? नहीं जी। देयर इज नो ड्रॉअर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी गलत है, होता है। द पर्सन हु नीदर परचेजेस नॉर सेल द गुड्स, ऐसा तो है नहीं। एंड द पर्सन हु सेल्स द गुड्स, जो गुड्स को सेल कर रहा है वही ड्रॉअर होगा। यहां पर हमारा ड्रॉअर कौन है? ए है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, शेड्यूल 3 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें, सारी चीज़ों को हमने समझा है। और शेड्यूल 3 समझ लीजिए आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर और कई एग्जाम्स में 5 नंबर का भी वेटेज रखता है। तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर शोन अंडर द हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को यानी दीर्घ अवधि के ऋण को, दीर्घकालीन ऋण को कहां पर दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में तो जो भी रिजर्व्स होते हैं वो आते हैं। शेयर होल्डर फंड्स एक बड़ा टर्म है जिसपे आपका ये सारी चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट का पैसा। करंट लाइबिलिटी में वो लाइबिलिटी आती है जिनको 12 महीने के अंदर पे करना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां पर आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, यानी गैर चालू दायित्व। तो डी हो जाएगा सही जवाब। उसके बाद हम आगे बात करें, अगर अगला क्वेश्चन है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What will be the rectification entry in respect of following? अब देखो रेक्टिफिकेशन करने के लिए सुधार वही कर सकता है जिसको सही करना भी आता हो। मतलब सुधार वही सकता है जिसको सही सही पता हो। गलती करने वाला तो क्या सुधारेगा? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि सही एंट्री क्या होगी। तो देखो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹4,000 वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। देखो हुआ क्या होगा, मान लो कैश में सेल हुआ, तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मान लो कैश अकाउंट डेबिट 4,000, कैश आया तो डेबिट हो गया, और टू फर्नीचर, फर्नीचर चला गया, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर चला गया होगा। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये होना था। और हुआ क्या? हुआ इन्होंने ये कर दिया कि कैश अकाउंट डेबिट किया, ये तो ठीक है, और टू क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट। इनको लगा कि भैया ये सेल ऑफ गुड्स है, ये कर दिया। अब एक बात बताओ, ये हो चुका, ये हो गया, ये गलती हो गई हमसे, ये होना था, ये हो गया। तो देखो अब गलती में एनालाइज कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट करना था 4,000 से, कैश अकाउंट डेबिट भी किया है 4,000 से। अब गलती क्या हो गई कि फर्नीचर अकाउंट जो है, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था 4,000 से, वो हुआ नहीं, और उसकी जगह पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया गलती से 4,000 से। तो जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो एंट्री क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू, इसको क्रेडिट करना है, ये हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? टू फर्नीचर अकाउंट 4,000। आई बात समझ में? इस तरीके से रेक्टिफिकेशन करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी। ठीक है, आई थिंक ए में भी वही लिखा है क्या? ओह अच्छा 4,000, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एक मिनट, ये शायद यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये समझ लो कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, इसमें आई थिंक कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। तो इसकी एंट्री आप ऐसे समझें, इसमें जो भी जवाब होगा आप कर लीजिएगा, ये फिर दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंट्री सेम है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम में ये मुझसे कोई टाइपिंग में एरर हो गई होगी जिस लड़के ने टाइप किया है, तो एक मिनट। हाँ जी, अगला सवाल, मेजर्स शरद प्लाईवुड हैज डेबिटेड वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, दिस एरर इज विच टाइप ऑफ एरर? देखो सिंपल सी बात है, मशीन को रेडी टू यूज बनाने तक के खर्चे, जैसे मशीन हमने खरीदी, फिर उसको हमने क्या किया? वर्कर से क्या किया? अपनी गाड़ी पे लदवाया, और फिर उसका आके गाड़ी का खर्चा दिया, और फिर यहाँ इंस्टॉल करने पे वर्कर्स को भी लगाया। तो जब तक मशीन रेडी टू यूज नहीं होती, तो जितने भी खर्चे किए जाएंगे सबको क्या करते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। मतलब उनको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। अब देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ये भी क्वेश्चन है, जो ना करना था कर गई, मैं भी किथे जाके मर गई। रेक्टिफिकेशन में यही बात है, मतलब जो नहीं करना था वो कर दिया, अब सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया, या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, ठीक है, क्या कर लिया हमने? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया और रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कौन सा एरर होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, यानी सिद्धांत की त्रुटि।
उसके बाद अगला सवाल फिर से शेड्यूल 3 से, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहां पर दिखाया जाएगा? तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, तो रिजर्व है तो कहां पर जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ट्रेड पेएबल्स को कहां पर दिखाओगे? देखो भैया, ट्रेड पेएबल्स अगर कुछ नहीं लिखा है, देखो अगर 12 महीने से ज्यादा का ट्रेड पेएबल होगा तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाएगा, लेकिन ट्रेड पेएबल्स इसमें दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेएबल्स, ठीक है ना। तो इनको कहां दिखाया जाएगा? जब तक कुछ ना बोला जाए तो इनको चुपचाप कहां पर दिखाएंगे हम? करंट लाइबिलिटीज में। कहां दिखाएंगे? करंट लाइबिलिटीज में, यानी मानेंगे कि इनका पेमेंट ऑपरेटिंग साइकिल में या कि फिर 12 महीने में हो जाएगा। अब आते हैं सर, हु इज अ नॉट अ पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? कौन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टी नहीं है? बताइए जी, कौन बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पार्टी नहीं है? ए ड्रॉअर, बी राइटर, सी पेई एंड डी ड्रॉई। देखो समझो, ड्रॉअर कौन होता है? जो मैंने बताया, बिल लिखता है, और ड्रॉअर और राइटर एक ही चीजें हैं। फिर ड्रॉई जिस पर बिल लिखा जाता है वो है, ठीक है। अब देखो, पेई, पेई मतलब जिसको पेमेंट किया जाता है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अलग हो, ठीक है ना, ये पर्सन अलग हो। जैसे ए ने बोला था बी को कि तुम मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पर किसी और पर्सन को दे सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लो ए ने ऑर्डर कर दिया कि सी को पेमेंट किया जाए, तो बिल में तो इन दोनों का नाम नहीं लिखा होगा, बिल में इन दोनों का नाम लिखा होगा, सी का नाम नहीं लिखा होगा। तो इस केस में कौन पार्टी नहीं बनेगा? सी, यानी पेई, प्राप्त करता, ठीक है। और बी क्या होगा? पेयर होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मेनी ग्रेस डेज आर गिवन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ड्रॉअर ड्रॉई टू मीट द बिल? कितने दिन ग्रेस के दिए जाते हैं? जैसे देखो समझो, मान लो कि 1 जून को बिल लिखा गया और 30 दिन का बिल है, ठीक है। तो 1 जुलाई इसकी डेट होगी, प्लस 3 दिन ग्रेस के जोड़ेंगे, तो बिल की ड्यू डेट कितनी होगी? 4 जुलाई। बिल की ड्यू डेट कितनी होगी? 4 जुलाई। अब मान लो 4 जुलाई को छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, यानी समझ लो 4 जुलाई को कुछ भी है ऐसा जिसमें पब्लिक हॉलीडे है, पहले से ही अनाउंस है, तो उस केस में क्या होगा? डेट 3 जुलाई हो जाएगी। अगर संडे है तो भी डेट 3 जुलाई हो जाएगी। लेकिन मान लो 4 तारीख को देश में कुछ ऐसी घटना घटित हो गई अचानक से, जिसकी वजह से 4 तारीख को छुट्टी कर दिया गया, ठीक है, अनफोर्सीन इवेंट आ गया या इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, तो उस केस में डेट क्या हो जाएगी? 5 जुलाई, ठीक है। अगर पहले से पता छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, तो 3rd एक दिन पहले, और अगर 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 अनफोर्सीन इवेंट के कारण छुट्टी आ गई, इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, तो अगला दिन, ठीक है। तो इसमें 3 दिन होता है। कई बार डेज कैलकुलेशन के लिए पूछ देते हैं वो। अगला, व्हेन डज द डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेस? यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल का अनादर कब होता है? देखो, ये था ड्रॉअर, ये था ड्रॉई, ए बी। ए ने बोला था कि तुम वादा करो, हे बी तुम वादा करो कि जब मैं बोलूंगा इतने दिन के बाद तुम मुझे या फिर मेरे ऑर्डर पर किसी और को पैसा दे दोगे, ठीक है। ए वो टाइम बीतने के बाद ए बिल लेके बी के पास गया और बी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ए क्या बोलेगा? वादा ना तोड़, तूने वादा किया था भाई। या फिर ए ने इसको ऑर्डर दिया था कि सी, अब सी के पास बिल आ गया और सी बी के पास गया कि साहब पेमेंट कर दो, बी ने मना कर दिया। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये बोलेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है, अनादरित हो गया है। तो कौन रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए? कौन? ड्रॉई रिफ्यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए। ए तो ड्रॉअर है, बी क्या होगा? ड्रॉई होगा। तो यहां पर आप ऑप्शन क्या होगा? व्हेन ड्रॉई रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल, जब आदाता बिल का भुगतान करने से इनकार कर देता है, ठीक है। उसके बाद, इन केस ऑफ नीड ऑफ मनी बिफोर द ड्यू डेट द बिल ऑफ एक्सचेंज द बिल कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल। देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक कंसेप्ट होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मिला, 3 महीने की डेट है उस पे, अब पैसे की आपको जरूरत पड़ गई बीच में ही, 3 महीने से पहले ही, तो अब आप अपने ड्रॉई को बोलेंगे, वो तो पैसा देगा नहीं, वो बोलेगा सर मैंने वादा किया है 3 महीने का, 3 महीने बाद मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा।
तो आप कहां पर जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं और बैंक को बोल सकते हैं कि सर हमारे पास एक बिल है, आप कृपा पूर्वक डिस्काउंट कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, मान लो 1 लाख रुपए का बिल था, तो बैंक कुछ अपना डिस्काउंटिंग चार्ज लेगा और आपको बोलेगा कि लाओ बिल मुझे दे दो, और बैंक क्या करेगा, इसको मान लो 98,000 दे देता है, तो 2,000 बैंक अपना क्या कर लेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक का यही इनकम हो जाएगा। और जब टाइम हो जाएगा तो बैंक ये बिल किसके पास भेजेगा, ड्रॉई के पास, और ड्रॉई बैंक को पैसा दे देगा। तो सही जवाब क्या है, बैंक। उसके बाद एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, देखो दो चीजें होती हैं, डिफर्ड टैक्स एसेट्स और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अगर इन दोनों को हम नेट करके दिखाते हैं, नेट का मतलब दोनों को प्लस माइनस करके, मान लो कि डिफर्ड टैक्स एसेट जो था 1 लाख है, ठीक है, और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो है 70,000, तो नेट डिफर्ड टैक्स एसेट आएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट नेट 30,000 का। इसको कह रहे हैं कहां दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे साहब नॉन करेंट एसेट्स में। कहां दिखाएंगे, नॉन करेंट एसेट्स में। और अगर नेट डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता तो उसको कहां पर दिखाते, नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखाते। ठीक है, अगला मेशर्स राजेश क्लोथ्स प्राइवेट लिमिटेड पेड ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑन परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदने पर वेज का खर्चा किया, वेजेस दिए, मजदूरी दी, तो ये 500 रुपए को क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। जैसे आपने कोई एसेट खरीदी, या एसेट खरीदने के बाद उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चा किया, जैसे इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिया। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब आप मटेरियल खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो उस केस में जो वेजेस होगा उसको क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, इंड्यूरिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आगमगत व्यय या इसको राजस्व व्यय भी कहते हैं। अगला मेशर्स शर्मा एंटरप्राइजेस हैज रिसीव्ड ₹30,000 फ्रॉम कस्टमर बट इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू अ कस्टमर, द अबव एरर इज विच टाइप ऑफ एरर। देखो सिंपल सी बात है, एक कस्टमर से पैसे मिले लेकिन वो दूसरे कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। ठीक है, समझो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ग्राहक को, अच्छा ग्राहक को क्रेडिट कर दिया गया, समझो। मान लो, समझना ये क्या हुआ, मान लो हमने गुड्स बेचा होगा उधार, तो गुड्स बेचा होगा उधार तो क्या लिखा होगा हमने, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही लिखा होगा। अब एक कस्टमर से मिला लेकिन दूसरे कस्टमर से ग्राहक को क्रेडिट कर दिया, तो ये क्या है भाई। अब देखो, अगर हमने गड़बड़ कर दी है, अगर हमने गलत अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन, भूल की त्रुटि। अगला एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंजिबल एसेट्स इज शोन अंडर द हेडिंग ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स को कहां दिखाते हैं, देखो नॉन करेंट एसेट्स में पहली चीज आती है फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट्स में पहला आता है क्या, टेंजिबल, फिर इनटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आता है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो कहां पर दिखाओगे साहब, फिक्स्ड एसेट्स में दिखाओगे। इंटेंजिबल एसेट्स को भी कहां दिखाया जाएगा, स्थायी संपत्तियों में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अभी और जो एग्जाम में बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज 15 क्वेश्चन थे, आई होप आपको कंसेप्ट इनके समझ में आए होंगे। और आप देखें कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और शेड्यूल 3, अगर आप ये 3 चैप्टर देखें तो आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको 30 से 35 नंबर का अकाउंटिंग आता है तो वहाँ पे 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको शेड्यूल 3 मिल चुका है, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जल्दी मिल जाएगा। अभी आपको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।